सम्मानीय प्राचार्य महोदय, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शुक्ला जी, इस सभागार में बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्राध्यापक बंधु भगिनी, हमारे शोधार्थी और इस महाविद्यालय के सभी विद्यार्थीगण जो बार बार फोटो खींच रहे हैं, इनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। अभी जब सत्र का संचालन कर रही थी तो उन्होंने ज्ञान परंपरा की बात की और फिर प्राचार्य महोदय ने उसको बहुत ही सुंदर और बड़े सारगर्भित शब्दों में भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार क्या है, इसको हमारे सामने रखा। आज मैं दो पक्षों पर आपके सामने बात रखूंगा। एक तो वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा, यह शब्द राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से एकदम उभर कर सामने आया और एक स्लोगन सा बन गया, भारतीय ज्ञान परंपरा। और उच्च शिक्षा में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, तो कोई भी कार्यक्रम हो और अगर उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा न लिखा हो तो शायद कार्यक्रम अधूरा माना जाएगा। अब इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कर्मकांड का कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक विषय हमको मिला है और उस पर कोई न कोई कार्यक्रम करना है, इति श्री रेवाखंडे। और दूसरा है कि इसको हमको एकदा नैमी सारण्य, एक बार नैमी सारण्य में कुछ हुआ था, दोनों में अंतर है। रेवाखंडे में हम कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं। नैमी सारण्य में हम विषयों का चिंतन करते हैं। ये जो दोनों का अंतर है, पहले तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। आधार हमारा नैमी सारण्य है, व्यवहार में हमारा रेवाखंडे है। अगर केवल आधार रहा, दर्शन रहा और अगर वो व्यवहार में नहीं उतरा तो अधूरा है। और अगर व्यवहार में कुछ भी यहाँ वहां से लेकर के हम उसको यही सत्य है मानकर उतारते रहे तो भी वो अधूरा है। इसलिए परंपरा ये कहती है कि हमको नैमी सारण्य भी चाहिए और एकदा रेवाखंडे भी चाहिए। अब इसको कैसे लागू करेंगे, तो पहले सिद्धांत को ठीक से समझना और फिर उसको विभिन्न विषयों में, जीवन के विभिन्न पक्षों में, हम केवल कक्षा की बात नहीं करते, हम केवल पाठ्यक्रम की बात नहीं करते, पूरे हमारे जीवन में, समाज जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, कुटुंब में, सरकार में, धार्मिक क्षेत्रों में, ऐसे जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं उनमें, सब जगह ये परंपरा हमको दिखाई देती है कि नहीं, उसकी समझ है कि नहीं। क्योंकि बिना मूल को समझे हमने अगर फल को, पेड़ को, केवल फल को, फूलों को पानी डाला तो पेड़ सूखेगा। जड़ को डाला तो विपरीत परिस्थिति में भी फल, थोड़ा बहुत तो फल देगा, पेड़ वृक्ष और फल देगा। इसलिए मूल का सिंचन, और मूल का सिंचन का अर्थ हुआ कि मूल की समझ। तो समझ कहाँ से होती है, मैं आपको 3-4 ऐसे दृश्य पूरे भारत के दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। पहले तो बात नैमी सारण्य से आई। नैमी सारण्य में दो बातें आती हैं। एक आता है कि जब कालबोध उसके साथ जुड़ा हुआ है। कालबोध शायद शब्द आपको कठिन समझ में आता हो, तो ये जो समय चलता है, बदलता है, जिसको हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा के एक दिन से लेके परार्ध, परा से, और परा माने पूर्ण,
ब्रह्मा का एक दिन, जहाँ से युगांतर होता है, युग परिवर्तन होता है, महाप्रलय होता है, या जो भी ऋषियों ने कल्पना की, उसका शोध किया, वहाँ से लेकर के और आज जहाँ हम खड़े हैं कलयुग तक, कलयुग के 5000 वर्ष तक, यहाँ तक की जो एक काल की अवधारणा है, उसमें से बहुत संक्षेप में अगर विचार करें तो हम चतुर्युगी का नाम सुनते हैं, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग। तो कहते हैं कि जब द्वापर समाप्त होने लगा और कलयुग ने प्रवेश किया, तो ऋषियों ने विचार किया कि ये कोई एक बार, पहली बार तो कलयुग आ नहीं रहा, 74 बार ये जब चतुर्युगी घूमती है तब एक उसका सर्किट पूरा होता है। तो ऐसे हर बार ये घटनाएं घटती होंगी। जैसे इसको सहज शब्दों में समझना है तो हमने शरीर धारण किया है, ये शरीर छूट जाएगा, फिर कोई शरीर धारण करेंगे, फिर कोई करेंगे, फिर कोई करेंगे, युग युगांतर से हम करते आ रहे हैं जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते। ऐसे इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हम पीछे क्या थे, आगे क्या होंगे, लेकिन ये प्रकृति है, ये रही है, रहेगी तब तक जब तक महाप्रलय नहीं होगा, यानी ब्रह्मा का पूर्ण दिन नहीं होगा, परा नहीं होगा। हम भी रहेंगे, अलग अलग शरीर में रहेंगे, हो सकता है एक ही योनि में हो कई बार, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होगा। ये ईश्वर का चमत्कार है, ज्ञान करा देता तो हम पागल हो जाते, कि संबंध ही नहीं खड़े हो पाते जो आज हमको दिख रहा, संसार ही नहीं दिखता। तो ये जो नैमिषारण्य है, इसमें विचार क्या हुआ कि कल जो समय आने वाला है वह उसकी क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं उनसे कैसे बचा जाए, और जो अच्छाइयां हैं उसको समाज में कैसे प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए, उसका परिचय कराया जाए। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये मंथन है, यह इसी बात का विचार है। युग बीता, जैसे युग बीता ऐसे ही पुरानी पुरानी कई कई नीतियां भी बीतती गई। काल की अवधारणा के आधार पर आने वाले काल को देखते हुए शिक्षा नीति में क्या होना चाहिए, जीवन के दर्शन कौन कौन से होने चाहिए, समाज में किस प्रकार की व्यवस्था बदल रही है, उसमें नैतिक मूल्यों को कैसे जिंदा रखना है, इन सारी बातों का अगर विचार करना है तो फिर कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एकदा नैमिषारण्य, जैसे वहां मंथन हुआ था वैसे ही अपनी पूरी ज्ञान परंपरा का मंथन करना चाहिए और फिर उसको कथा के रूप में प्रचार करते हुए शिक्षा जगत में, समाज में, घर में, परिवार में, व्यक्ति के अंदर उसको कैसे लागू कर सकते हैं, इसका निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा था तो वो इतिहास हो गया, ऐसा है ये वर्तमान है। तो इतिहास को वर्तमान में बदलना कालानुसार, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल है। अब दूसरा, वो नैमिषारण्य क्या कहता है कि ये नैमिषारण्य का ही चुनाव क्यों किया गया। तो उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य ब्रह्मा के पास गए होंगे, या उन्होंने कहा कि जो ऐसा करो, ये कोई यंत्र ले लो, कथा है, समझाने का तरीका है, और इसको लेकर के जाओ, जहाँ ये गिरेगा वहाँ मान लेना कि वो पवित्र भूमि है। कथा बड़ी विस्तृत है, संक्षेप में बता रहा हूँ। शायद वो कील, नेमी जिसको कहते हैं कील, वो कील वहीं पर गिरती है और वहाँ पर ये मान लिया जाता है कि पवित्र भूमि है। अब वो पवित्र भूमि कैसी थी, एक तो घोर जंगल था, और वो जो सत्र चलता था, जैसे हमारा यहाँ 40 मिनट का सत्र है, वहाँ 12 वर्ष का सत्र चलता था, चिंतन का 12 वर्ष का सत्र। और कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का 12
वर्ष का वो युग होता है जिसमें वो काल और चिंतन चलता है, तो उसको मान करके वहां पर वो चिंतन प्रारंभ हुआ। काल उस समय का देखिए और काल आज का देखिए। तीसरा, उस नैमिषारण्य की क्या विशेषता है? वहां पर वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? वक्ता कौन है? सूत जी। सूत, जिसका अर्थ होता है धागा, जो सारे समाज को पिरो सकता है, वो सूत है। और सूत कौन है? जो ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता का पुत्र हो। शाब्दिक उसका जो परंपरागत अर्थ उस समय था, वो सूत हुआ। अब वो सूत का अर्थ ये हुआ, हमने आज उसको कह दिया कि वो शूद्र है। शूद्र नहीं, सूत है। सुनाने वाला कौन है? सूत है, जिसको समाज में ये मान्यता दी गई कि ये अलग कुल की माँ और अलग कुल के पिता की संतान है। लेकिन वो ज्ञान किसको दे रहा है? 88,000 ऋषियों को। ध्यान रखिएगा, उसमें सारे उस समय के तत्कालीन ऋषि थे। इसका क्या अर्थ हुआ? समाज के अंदर ज्ञान की प्रतिष्ठा थी, जाति की प्रतिष्ठा नहीं थी। ये चिंतन का विषय है। मूल चिंतन भारत का, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभ से, नैमिषारण्य से जब प्रारंभ होता है, इस कम से कम इस कलयुग के लिए जो प्रारंभ होता है कि ज्ञान की प्रतिष्ठा व्यक्ति के जाति, कुल, गोत्र से ऊपर है। ये हमको व्यवहार में समझना है, आचरण में जीना है। तब वो नैमिषारण्य से एकदा रेवाखंडे, एकदा नैमिषारण्य से और रेवाखंडे तक पहुंचती है, घर घर तक पहुंचती है। अब दूसरा दृश्य आपको उपस्थित करता हूं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, ईसा पूर्व 900 वर्ष पहले, ये तो कलयुग के प्रारंभ में, यानी 5000 वर्ष पहले की बात हमने बताई आपको। ईसा से 900 वर्ष पहले दक्षिण में तमिल नाम का प्रदेश, वहां पर तमिल संगम होता है। एक उत्तर भारत लखनऊ, दूसरा सीधे चले गए हम तमिल। आज की परिस्थिति में क्या आवश्यक है? भाषा का युद्ध, प्रांत का युद्ध, उत्तर दक्षिण का युद्ध, काले गोरे का युद्ध। इसका समाधान ईसा पूर्व 900 वर्ष पहले तमिल प्रांत, जिसमें केरल, पांडिचेरी, आंध्र सारे प्रदेश आते थे, वहां पर उस समय के विद्वान, उस समय के साहित्यकार इकट्ठा होते हैं। उसको कहा गया तमिल संगम। उसमें विचार क्या करते हैं? वही विचार करते हैं जो नैमिषारण्य में हो रहा था। वहां प्रकृति कैसी है, वहां पर नदियां कैसी हैं, वहां पर जल कैसे हैं, हमारे प्रिय पशु कौन से हैं, हमारे प्रिय पक्षी कौन से हैं, इन पर साहित्य रचा जा रहा है। समाज की परिस्थिति कैसी है, जाति के आधार पर किसी को अस्पृश्य तो नहीं माना जा रहा है, गरीबी के आधार पर कोई उपेक्षित तो नहीं है। इसके लिए पुरुष और स्त्री, ध्यान रखिएगा, दोनों जगह उपस्थित हैं। नैमिषारण्य में भी पुरुषों का ही नहीं है और तमिल संगम में भी केवल पुरुषों का नहीं है। दोनों जगह आज कहते हैं ना कि हम स्त्री विमर्श कर रहे हैं। स्त्री पर कभी विमर्श नहीं हो सकता, कम से कम भारत में।
यूरोप में रहा होगा, जहां 18वीं शताब्दी तक वहां ये मानते नहीं थे कि स्त्री के अंदर कोई आत्मा है या वो भी कोई जीव नाम की चीज है। कम से कम जो सेमेटिक पंथ है वो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, वो तो भोग का वस्तु मानते थे। और उस पाश्चात्य प्रभाव के कारण हम भी 21वीं सदी में उसको भोग का वस्तु मानने लगे। लेकिन 5000 वर्ष तो कम से कम हमारे सामने का प्रमाण है। हम रामायण काल और महाभारत काल को तो पढ़ते ही हैं, उसको छोड़ दे तो भी स्त्री बराबर की भागीदारी है ज्ञान में, विज्ञान में। और वहां पर केवल जैसा प्राचार्य महोदय ने बताया था, सारी चीजों का अनुसंधान होता है, शोध होता है। वहां विज्ञान भी है, वहां काल की गणना भी है, वहां सूर्य सिद्धांत है, वहां चंद्रमा के ऊपर शोध है, वहां पर धातुओं के ऊपर शोध है, जल के ऊपर शोध है। वो केवल गोष्ठियां नहीं थी साहित्य। आने वाले समय के लिए क्या अपेक्षित है उसका चिंतन, उसका मनन वहां होता था। इसका अर्थ क्या हुआ? उसका पहला जो ईसा पूर्व 900 पहले जो तमिल संगम हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कोई बताएगा? ऋषि अगस्त ने। किसने की थी? ऋषि अगस्त ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो उत्तर से चले तो विंध्य पर्वत के पास आए तो विंध्य खड़ा हो गया। तो उनको लगा कि अगर ये विंध्य बढ़ता ही जाएगा, पर्वत बढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, वैज्ञानिक सिद्ध है बात है, हिमालय बढ़ता है, विंध्य भी बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, प्रणाम कर रहे हो, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तथास्तु, जैसे हो वैसे रहो। वो दृष्टि थी उनके पास कि अगर विंध्य बढ़ा, विंध्य अर्थात ये उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत हो जाएगा। भारत का विभाजन सीमा के आधार पर नहीं, यह अगस्त ऋषि की परिकल्पना थी। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का चिंतन था। वो पहली अध्यक्षता उस साहित्य संगम की करते। तीसरा दृश्य आपके सामने संक्षेप में जा रहा हूं, विस्तार तो बहुत सुंदर है, रोचक है, आप लोग भी पढ़िए। एक मेरी पुस्तक आ रही है अभी, भारत में संतों की विरासत, उसमें मैंने काफी डिटेल से दिया है इन सारी बातों को, 1-8 महीने में आ जाएगी। तीसरा दृश्य आपको ले चलता हूं फिर से कश्मीर, जिसको हम आज कश्मीर कहते हैं, उसको हम शारदा पीठ कहते थे। शारदा पीठ, क्षीर भवानी, जिसको क्षीर भवानी भी कहते हैं, कश्यप ऋषि की भूमि, जिन्होंने उसकी स्थापना की, पंचनद की भूमि, जहां से जल का प्रवाह हुआ, महाकाल की समाधि स्थली, जहां पर शिव और पार्वती विचरण करते हैं, जिसका क्षेत्र आज नेपाल से लेकर के और पूरे हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, इधर तिब्बत तक। यहां पर क्या होता है? यहां पर दर्शन की दृष्टि हमको स्पष्ट करने की समन्वय मिलता है, जहां पर शैव और शाक्त, आज जिनका हम नाम भी कम सुनते हैं, आजकल तो चारों वर्णों का ही नाम सुनते रह जाते हैं हम, ज्यादा ज्यादा 4 वेद सुन लिए, शैव शाक्त, इनका समन्वय करने वाली भूमि, मैं ही आत्मा हूं, उसकी घोषणा करने वाली भूमि कौन सी है? हमारी शारदा पीठ। वो भी लगभग ईसा के 500-700 वर्ष पहले से। और उसकी भी कथा कितनी रोचक है, बहुत संक्षेप में 3 लाइन में। वहां पर कहते हैं कि जब
रिसर्च बंद हो गया, शोध बंद हो गया, और समाज के अंदर नैतिक मूल्यों का प्रचार बंद हो गया, तो जिसका घर है उसको चिंता होती है। हिमालय घर किसका है? भगवान शंकर का। शंकर को चिंता हुई और उन्होंने वहां के उस काल के जो ऋषि थे उनको स्वप्न दिया, तुम इसका जागरण करो। वो परंपरा वहां से चलती है, बहुत विशाल है वो परंपरा, वर्षों की है, जिसमें अभिनव गुप्त तक का नाम हम जानते हैं, जो व्याकरण में भी पढ़ाए जाते हैं, आपके काव्य शास्त्र में भी पढ़ाए जाते हैं। वो उस समय अंतिम चरण के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सोमानंद से लेकर के, जिनको भगवान शंकर और कहते हैं कि तुम शिव सूत्र का प्रचार करो। शिव सूत्र, 2-3 कथाएं हैं उसकी, उसमें नहीं जाऊंगा। एक आध व्यक्ति को और कहते हैं तुम जाओ उस शिला के नीचे कुछ रखे हैं शिव सूत्र, उनको निकालो और उसका प्रचार करो। 10-12 पीढ़ी तक वो लगातार प्रचार होता है। और वहां भी हमको केवल पुरुष ऋषि ही नहीं मिलते, पुरुष संत नहीं मिलते, तो वहां पर आधुनिक लल्लन भी मिलती हैं। नाम सुना है किसी ने? पढ़िए, देखिए, अपने देश का इतिहास, भूगोल केवल कथा मत सुनिए। तो वहां पर आपको लल्लन देवी मिलती है। लल्लन जिनको बोलते हैं, जिनको मुसलमान भी उतना ही प्यार करते थे जितना हिंदू करते हैं। यदि अभी 18वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में। फिर हम आते हैं उसी के पड़ोस क्षेत्र में। और क्या हो रहा था? जिस आगम और तंत्र की बात कही थी प्राचार्य महोदय ने, तिब्बत के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई एक ऐसा देश है जहां पर केवल जादू टोना होता है। तिब्बत वो क्षेत्र था जहां पर इस शरीर को सुरक्षित करने की औषधि बनती थी। वो औषधि कोई जड़ी बूटी नहीं थी, जिसको हम पतंजलि का योग, अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग है। और जो दूसरा पंचकोश है। पंचकोश क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। किसके लिए? व्यक्ति के विकास के लिए, हमारे विकास के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ का मूल प्रश्न जो वैदिक ज्ञान परंपरा का है वो ये नहीं है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, हम किस कुल में पैदा हुए हैं, हम आज प्रोफेसर हैं कल प्रधानमंत्री बनेंगे, यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न उपस्थित होता है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। इसका शोध भारतीय ज्ञान परंपरा करती है और वो कहती है कि एको हम बहुश्याम। संसार की सृष्टि उत्तर मिलता है कि ब्रह्म अकेला है। आप जो साइंस के लोग बैठे होंगे वो जानते हैं कि परमाणु काल की जो इकाई, विज्ञान में भी परमाणु बहुत प्रचलित शब्द है, बिना उसके काम नहीं चलता। काल की गणना में भी परमाणु प्रथम इकाई है, लेकिन वो भी अकेले अस्तित्वहीन है। ब्रह्म भी अकेले अस्तित्वहीन है, उसके पास प्रकृति नहीं है। तो कहता है कि मैं एक हूं, अनेक होना चाहता हूं, अनेक होऊंगा। 2 परमाणु जब मिलते हैं तब एक अणु बनता है और वही एक अणु पूर्णत्व है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो प्रकृति है और जो परमात्मा है, पुरुष है। हमारे यहाँ
बड़ी बड़ी मूछ ऐंठ कर अगर कोई कहता है कि मैं पुरुष हूं, ये महिला है, वो या तो निरा भौतिकवादी है, यावत जीवम सुखद जीवेत वाला है, या नासमझ है। क्योंकि दो चेतना, एक प्रकृति और एक पुरुष, दोनों जब मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। ये ही भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल सूत्र है। हम जब इसको और विचार करते हैं तो देखते हैं कि होता क्या है तिब्बत में, कायाकल्प, उसी के ठीक बगल में एक और स्थान है ज्ञानगंज। आपकी स्मरण शक्ति हो तो याद रखना, नहीं हो तो लिखना और ढूंढना। एक स्थान है ज्ञानगंज। आपको रोमांच होगा जब उसको पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे या सुनोगे। हम जाएंगे हिमालय में, वो ज्ञानगंज हमको नहीं दिखता। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं जाएंगे, वो ज्ञानगंज नहीं दिखता। लेकिन लाहड़ी नाम का एक व्यक्ति बनारस में बैठ करके ज्ञानगंज की यात्रा कर लेता है। अनेक ऐसी महिला साध्वी हैं जो तिब्बत के किसी भी कोने में बैठी रहती हैं और वो बनारस आती हैं, लाहड़ी महोदय से, बाबा गुरु के आदेश से, तपो बाबा के आदेश से यहाँ से सामग्रियाँ लेती हैं और लेकर के उस ज्ञानगंज में पहुँचा देती हैं, जहाँ पर विश्वविद्यालय है। हम महाविद्यालय में बैठे हैं, ध्यान रखना, विश्वविद्यालय। वहाँ के कुलपति की उम्र, जो कुलपति बनता है उसकी उम्र मिनिमम 2000 वर्ष होती है। क्या संदेश है? ये शरीर छूटता है, हम नहीं छूटते। तपबल से, तपबल, तुलसी बाबा ने भी कहा है ना कि तपबल से ही ये विरंची जो ब्रह्मा है वो सृष्टि की रचना करता है। तपबल से हम अपने शरीर को अक्षुण्ण रखते हैं। यह स्थूल शरीर को हम छोड़ते हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर यथावत रहता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा ही कहती है। दुनिया में इने गिने संत हैं जो इस बात को जानते थे या उन्होंने शोध किया था, लेकिन भारत में 88,000 संत उस समय इस शोध को कर रहे थे। उस ज्ञानगंज की यात्रा कौन करता है? जो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। इस शरीर को भी धारण किए हुए एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति दूसरी जगह जा सकता है। यह अगर कल्पना की बात कोई सोचता हो तो भूल जाए, ये यथार्थ है। और यह उदाहरण लाहड़ी महाराज का है। युक्तेश्वरानंद जी का बड़ा एक योगी की आत्मकथा हम सबको पढ़ना चाहिए। मोटी सी किताब है, 500 पेज की है। आप एक बार लेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं तो कहता हूँ हर बैठे व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसमें स्वामी युक्तेश्वरानंद जी ने वर्णन किया है और अभी की है। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में उनकी मृत्यु हुई है। यह शोध हमारे यहाँ ही हुआ है, दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है। विचार करें, जिस चीज को मैं आपको एक भौगोलिक परिदृश्य के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को ले जाने का प्रयत्न किया, वहां पर होता क्या है? तो प्रश्न है, मैं कौन हूं? ये समाज कैसा रहना चाहिए? स्त्री पुरुष का भेद क्या मान्य है या सत्य है? समाज जीवन के अंदर कौन से नैतिक मूल्य स्थापित होने चाहिए? शिक्षा का प्रकार कैसा होना चाहिए? शिक्षा का प्रकार कैसा था? 88,000 ऋषि प्रश्न करते थे। यहाँ तो कभी कभी हम टीचर जब पढ़ाते हैं, बच्चा ज्यादा बोलता है तो डांट देते हैं।
कल ही मुझे किसी बड़े व्यक्ति के लिए किसी ने व्हाट्सएप में भेजा कि मैं भाई साहब मैंने फलाने व्यक्ति जी से और यूजीसी के बारे में प्रश्न कर दिया, तो वो इतना उखड़ गए कि मैं चुप हो गया। जिस दिन ये प्रश्नोत्तर पद्धति समाप्त हो जाएगी उस दिन मनुष्य के अंदर की जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, और आपकी हमारी जिज्ञासा समाप्त हो गई तो हम मुर्दा हैं, जिंदा नहीं आएंगे, खाए पिएंगे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मस्त रहेंगे, लेकिन हम कौन है वो हम नहीं रहेंगे। ऐसी कुछ मूलभूत बातों को ध्यान में रखकर पकड़कर वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है इसको समझने का हम प्रयत्न करें। अब हम सब लोग विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, हमारे जीवन में व्यवहार कैसा चाहिए। अभी मैं आया तो यहाँ आपकी टेबल में बोतल रखी थी, मैडम भी पी रही है अभी बोतल से ही पानी। मैंने कहा इसको हटा दो। है कठिनाई है, इतना सरल नहीं है किसी चीज से पीछे छुड़ाना, परंतु हमने तय किया है कि हम ऐसी चीजों का, प्लास्टिक का बैनर किसी भी शासकीय कार्यक्रम में हम नहीं उपयोग करेंगे। अभी हिंदी ग्रंथ अकेडमी का एक बड़ा कार्यक्रम था, मैं उसमें समापन में वक्ता था, पूरे देश भर के लोग आए थे, उनकी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी रसिया, चीन, जापान से। मैंने कहा ये बैनर आप दोबारा मत लगाना। उनके निदेशक ने कहा भाई साहब अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम बड़े दर्शन की बात करते हैं, व्यवहार हमारा जीरो है। व्यवहार कहाँ जीरो है? घर से, अपने से शुरू करें। हमारी दिनचर्या कैसी है? उस ऋषि की दिनचर्या कैसी थी जिसने शोध करके हमको एक विषय वस्तु दिया, और हमारी दिनचर्या कैसी है? आज जिस ट्रेन में मैं आया हूं उसकी बोगी में इतने खर्राटे बज रहे थे। सुबह 5 बजे की ट्रेन में 8 बजे तक लगातार खर्राटे अलग अलग प्रकार के माइक जैसे बज रहे हों। अभ्यास छूट गया है 5 बजे उठने का, ट्रेन पकड़नी होगी तो 4:30 उठे होंगे, तो आकर के ट्रेन में ही बिल्कुल बजा रहे थे। ये क्यों हुआ, ये हमको विचार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहा गया कि हमको सूर्योदय से 1 घड़ी पहले जगना चाहिए। 1 घड़ी माने 30 मिनट, आधा घंटा। क्या हम जगते हैं? हमारे व्यवहार में है, नहीं जगते तो हम प्रकृति से अछूते हैं। जिसको हम माता कहते हैं, धरती माता, हम माता तो कहते हैं, परंतु क्या अपने बिस्तर से उठते ही उसको प्रणाम करते हैं? हमने अपने पूर्वजों को देखा होगा, स्मरण होगा, तो वो चारपाई से उठते सबसे पहले पैर रखने के साथ ही धरती को प्रणाम करते थे, फिर माता पिता की करते थे। अब तो माता पिता को हाय हेलो कर दिया, इतने बहुत है। ये लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? तो अपने जीवन से लाना पड़ेगा। हम बच्चे को केवल उपदेश देकर, जैसे हम विद्यार्थी को उपदेश देकर चले जाते हैं, ऐसे ही बच्चे को भी घर में उपदेश देते हैं, मोबाइल मत पकड़ना। और हमसे मोबाइल पकड़ के और पाकिस्तान का सीरियल देख रहे हैं। वो देख रहा। संस्कार बोलने से नहीं होता, संस्कार देखने से होता। संस्कार छाया है, वो जहां से निकलती है अपना अस्तित्व बता देती है। जितनी कड़ी धूप होगी उतनी बड़ी छाया होगी, ध्यान रखना। अंधेरे में छाया नहीं बनती। जितना आपका तप होगा उतना ही आपका प्रभाव होगा। जितना हमारे जीवन में तपस्या होगी, हमारे आचरण में पवित्रता होगी, आचरण में शुद्धता होगी, उतना ही हमारा ओरा प्रकट होगा और बिना कहे हमारे सारे कुटुंब को प्रबोधन देगा। बोलकर नहीं देगा कि खाते समय मोबाइल मत बजाओ,
खाते समय टीवी मत देखो, ये हमारे ऋषियों ने कहा। लेकिन हम आचरण में नहीं उतार रहे, वर्षों से नहीं उतार रहे। लेकिन जब ज्ञान परंपरा की बात आई है तो ये आचरण में उतारना पड़ेगा। सामाजिक समरसता की बात आती है। हमने पहले बताया था नैमिषारण्य में, इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता कि सूत कथा कह रहा है और तथा कथित ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि उसकी बात को सुन रहे हैं। दुनिया के कौन से समाज में ऐसी समरसता आपको देखने को मिलेगी? पर्यावरण हिमालय से लेकर के और तमिलनाडु तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, भारत को हमने सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम कहा। ऐसी थोड़ी कहा है। उसको वंदे मातरम कहा है। ये वंदे मातरम है क्या? रोज गीत। आज सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि गीत गाना है, राष्ट्रगीत होगा और राष्ट्रगान होगा। हम गाते हैं, राष्ट्रगान भी गाते हैं, राष्ट्रगीत भी गाते हैं। कितने लोगों को याद है? हमको 10-20 फिल्मों की अंताक्षरी आजकल कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, सामाजिक संस्थाओं में बड़ा फैशन है। साहित्यिक गोष्ठियों में बड़ा फैशन है। अंताक्षरी होगी। पहले रामचरितमानस की चौपाइयों की अंताक्षरी होती थी। कुछ तो 10, 20, 100, 50 चौपाइयाँ याद हो जाती थी। मुझे याद है, मुझे गुटका मिला था 8वीं कक्षा में जब पढ़ता था, तो रामचरितमानस का गुटका अंताक्षरी में प्रथम आने पर अपने दल के। परंपरा लानी पड़ेगी। जब तक नहीं लाएंगे, अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तो वह ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए प्रकृति से प्रेम आपके महाविद्यालय में बहुत अच्छा हो रहा है। खाद बन रही है, बच्चे सब्जी लगा रहे हैं। हमारे घर तक ये बात उतरनी चाहिए। खाद का निर्माण गांव में कैसे हो? हमारे एनएसएस की संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से गांव गोद दिए गए हैं, उनका विचार होना चाहिए। व्यवहारिक पक्ष ये है कि वहां भी ये लागू होना चाहिए। स्व का बोध। स्वामी विवेकानंद से भगिनी निवेदिता ने कहा, भगिनी निवेदिता का नाम यहाँ कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ ऊपर कर दे ईमानदारी से। जिनको नहीं सुना नहीं सुना, 5-7 लोग सुने हैं। बहुत कठिन पनघट की डगर है ना। भगिनी निवेदिता एक विदेशी आयरिश महिला, स्वामी विवेकानंद की शिष्या, भारत को अपनी माता मानती थी, इसको तपोभूमि मानती थी। वर्षों तक यहाँ विद्यालय खोलकर निःशक्त वंचित बच्चों को शिक्षा देती रही। उन्होंने विवेकानंद से पूछा कि मैंने इतनी साधना की, तपस्या की, मुझे मोक्ष कब मिलेगा? स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया होगा? सामान्यतः कह सकते थे कि तुमने इतनी सेवा की, तुमको तो मोक्ष मिलेगा। उन्होंने कहा, इसके लिए तुमको भारत भूमि में जन्म लेना पड़ेगा। ये माता पुत्र का संबंध हमारा, यह देश हमारा है। यह देश, यह राष्ट्र, यह राज्य, यह भूमि, इसके बारीक अंतर को समझना पड़ेगा। ये भारत देश है, भारत राष्ट्र है, भारत माता है और भारत राज्य की सरकार है। इन बारी में आज डिटेल नहीं जाऊंगा, समय ज्यादा हो रहा है। इस अंतर को भी हमको समझना पड़ेगा। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है जिसका प्राण अध्यात्म है, जो हिमालय से लेके और तमिलनाडु तक बैठा हुआ है। हमारे आप सबके अंदर है। हम सब कहने को कहते हैं, केवल विश्वास नहीं करते अपने कहे हुए पर।
कि मैं भी आत्मा हूं, उसी परमात्मा का अंश हूं। कहते सब है, हमारे यहाँ भारत का हर बच्चा ये जानता है। तो ये राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ऐसे नाम मैं गिनाऊंगा, हमको लगता है कि आपके प्राचार्य जी और 2-4 लोग जानते हो, तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो इतिहास के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से जानते हैं। कौंडिल्य का नाम किसी ने सुना है? कंब का नाम किसी ने सुना है? कपिल का नाम किसी ने सुना है? मरीच का नाम किसी ने सुना है? लंका किसने बसाई? कश्यप के पुत्र मारीच ने। संयोग देखो, पिता शारदा पीठ की स्थापना कश्यप कश्मीर को बसाते हैं और उन्हीं का बेटा श्रीलंका। सिर से लेके पैर तक भारत की एकात्मता एक ही कुटुंब स्थापित कर रहा है। तो ये हमारी राष्ट्रीय सोच और दूसरी राजकीय सोच। कभी कभी हम बड़े प्रेम से और सरकार को गाली देते हैं, दो आपकी स्वतंत्रता है। पश्चिम के जितने नैरेटिव बन करके हमारे पास आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमको वैचारिक स्वतंत्रता है, स्त्री को किसी भी स्तर तक उच्छृंखलता करने की स्वतंत्रता है, पुरुष को कहीं भी जाकर कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, आप करिए। लेकिन विचार करिए एक बात को कि ये जो पश्चिम का नैरेटिव आ रहा, क्या आ रहा है, अगर आप जानते हो तो हमारी बात समझ में आएगी, नहीं जानते हो तो कुछ दिन समझना पड़ेगा। जितनी प्रकार की विकृतियां सारे संसार में आ रही है, एक युद्ध का उदाहरण ले लो, तत्काल का। अमेरिका आखिर क्या कर रहा है, उसका विश्लेषण करोगे, समग्रता से करोगे तो कई चीज हमको पहले से मालूम थी कि विश्व में ईसाइयत का, इस्लाम का झगड़ा होने वाला है। आज नहीं तो कल होगा। ये सेमेटिक पंथ आपस में ही लड़ेंगे। ये आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी, और जब ईसाइयत और इस्लाम का उद्भव भी नहीं हुआ था। क्योंकि ये एक सोच है, एक चिंतन है, जिसको हम एक अदैवीय चिंतन, भौतिकवादी चिंतन कहते हैं। हमारे यहाँ जो आस्तिक और नास्तिक का चिंतन की धारा है, जो लोग पढ़ते होंगे वो जानते हैं, उसमें ईश्वर को मानने वाले भी लोग हैं और निरा भौतिक सांसारिक जीवन जीने वाले लोग हैं। आज अमेरिका क्या है, उसको तेल चाहिए, उसके बेटे का, उसका अपना व्यवसाय चाहिए, इनको अपनी सत्ता चाहिए, पेट्रोल डॉलर का अहंकार चाहिए। भारत तो ऐसा देश है जहां हम सब जब इतने अच्छे लोग बैठे हैं, अगर एक आह्वान आ जाए कि यहाँ जो 50-60 लोग बैठे हैं ये 3 महीने तक कार नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे, पश्चिम का आदमी मर जाएगा। और वो तेल खाड़ी देशों का तो वैसे ही मर जाएगा, उसको खाने को नहीं मिलेगा, तेल खा के जिंदा नहीं रहेगा। यह हमारे चिंतन में, उनके चिंतन में अंतर है। तो हम जब राज्य सरकार को कभी कभी कोसते हैं तो राज्य सत्ता भी हमारे लिए अपरिहार्य है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे संस्कृति के संवर्धन के लिए, हमारे व्यक्ति के विकास के लिए, हमारे शिक्षा के उन्नयन के लिए। इसलिए कभी कभी कुछ भी बोलते समय हमको विचार करना पड़ेगा, और ये विचार हमको हमारे ऋषि सिखाते हैं कि विचार की स्वतंत्रता होते हुए भी तर्क करिए और उसका जो समाधान मिले उसको सब लोग मानिए। अंत में हम लोग 2 प्रकार के लोग यहाँ बैठे हैं। एक शिक्षाविद है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है,
और दूसरे हम इस देश के नागरिक हैं। शिक्षक के नाते हमारी भूमिका होती है ज्ञान को प्राप्त करना, अपने आचरण में उतारना और अपने समूह को बांटना। नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि जो विधि सम्मत नियम हैं उनका पालन करना। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आज जिनकी कार से आ रहा था, जिसे लाल बत्ती आई, उन्होंने कार रोक ली, बेल्ट भी लगाया। हाँ, बेल्ट लगाना चाहिए। ये जो समझ पैदा हो रही है, ये नागरिक कर्तव्य का है। प्लास्टिक की बोतल का उपयोग नहीं करना, बैनर प्लास्टिक का नहीं लगाना, खाते समय टीवी नहीं देखना, मोबाइल कार्यक्रमों में वर्जित है तो वर्जित है। पहाड़ नहीं टूटेगा, पहले नहीं था तो भी जिंदा थे, नहीं रहेगा तो भी जिंदा रहेंगे। जो घटित होना है वो घटेगा, हम यहाँ रहे या न रहे। यह धैर्य, पेशेंस हमारा खत्म हो रहा है। प्रबुद्ध नागरिक के नाते अपने सब्र को, पेशेंस को बढ़ाना, धैर्य को बढ़ाना और उसके आधार पर समाज हित में हमसे क्या हो सकता है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी बिना चिंता किए हुए हमसे क्या हो सकता है वो मैं करूँगा। इसीलिए हमारे यहाँ प्रत्येक ऋषि इंडिविजुअल भी तपस्या करता है, व्यक्तिगत तपस्या करता है और सामूहिक विमर्श भी करता है। तो व्यक्तिगत अनुभव को समाज से अर्जित कर अपने ऊपर प्रयोग करते हुए अच्छे गुणों को समाज के अंदर प्रसारित करना, चाहे वो भौतिकी का क्षेत्र हो, रसायन का क्षेत्र हो, प्राणी का शास्त्र का क्षेत्र हो या समाज शास्त्र के या साहित्य के विषय हो, उनके अंदर यह गुण कैसे पैदा हो सकते हैं, इसके लिए हमको शोध करना और शोध का विषय तय करना। अब इतना बड़ा भाषण लंबा सुनने के बाद आपके ध्यान में आ गया होगा कि शोध का क्षेत्र क्या होना चाहिए। क्या हिंदी में तुलसी, सूर, कबीर, राम, रहीम, जायसी, इनकी 100-200 थीसिस लिखी पड़ी हुई है। हम अपनी थीसिस तो पढ़ते नहीं, दोबारा पलट के दूसरे क्या पढ़ेंगे। तो क्या विषय नया हो सकता है? क्या नैमिषारण्य पर हिंदी साहित्य में कोई शोध हो सकता है? क्या शारदा पीठ की व्यवस्थाओं पर, शैव और शाक्त मतों पर, एकात्मता पर कोई शोध हो सकता है? कोई तमिल संगम के जो रचनाकार रहे हैं उनकी जो विषय वस्तु है उसको लेकर के क्या हम कोई शोध कर सकते हैं? पुराने को नवीन में, जिसको हमारे यहाँ पुराण कहा गया ना, पुराण है क्या? जो वेदों में था, उपनिषद में आया, उपनिषद को और सरल भाषा में बनाया तो पुराण आए, भागवत आई। तो ये जो लगातार प्रयोग, उसके लिए एक शब्द है, ध्यान रखना, जितने रिसर्च स्कॉलर है, हम अनुकरण नहीं करते। अभी शोध में क्या हो रहा है? अनुकरण हो रहा है, अनुसंधान नहीं हो रहा। ध्यान रखिएगा। राम स्वरूप ने ये कहा, मोतीलाल ने ये कहा, बनारसी दास ने ये कहा, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा, हजारी द्विवेदी ने ये कहा, और 6 चैप्टर में 14 लोगों का उदाहरण देकर के हमने एक थीसिस पूरी कर दी। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। ये बैठे, मैं इस विश्वविद्यालय की एक थीसिस और 2 वाइवा रिजेक्ट किया। हमसे लोग बहुत नाराज थे, बहुत दबाव आया। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, आप तीसरे करा लो, वो कर देगा, हो जाएगा, उसका काम जाने। ना तो शोधार्थी को पता है कि क्या लिख रहा हूं, ना गाइड को पता है कि क्या लिखा जा रहा, और थीसिस तैयार हो गई। शोध है क्या? शोध है अनुकरण करो। बिना अनुकरण के आप पीछे गए हुए चीजों को देखे हुए कुछ प्राप्त नहीं करोगे। अनुकरण करो पर अनुसंधान करो। वर्तमान काल और परिस्थिति के आधार पर अब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा है? कोई बताएगा? हिंदी वाले बैठे? हाँ बताइए।
1929 में, ठीक। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज जो थीसिस लिखी जा रही हैं उसमें 80 वर्ष पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, 60 वर्ष पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और आज क्या हो गया, 1929 से 2026, 97 वर्ष हो गया। नहीं मिलेगा आपको, ढूंढ डालो। जो पुराने ने लिख दिया, ब्रह्म वाक्यो जनार्दना, जो पंडित लिख गया, ज्ञानी लिख गया थीसिस में, वो 60 वर्ष लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 60 वर्ष पहले ही चल रहा। अनुकरण करो पर अनुसंधान करो। अनुसंधान, अपना संधान, अपने विचार, अपनी दृष्टि, ये जब आती है तब शोध पूरा होता है। नहीं तो वो संपादन हो सकता है, आप अच्छे संपादक हो सकते हो पर अच्छे शोधार्थी नहीं हो सकते। इसलिए मेरा ये कहना है कि बहुत सारे विषय हैं जो आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी हो सकता है, हमारे दर्शनों को लेकर हो सकता है, हमारे पुराणों की प्रासंगिकता को लेकर हो सकता है। अभी कल ही फेसबुक में एक बड़े व्यक्ति ने डाला कि एक कोई युवा विद्यार्थी ही होगा, उम्र तो फोटो में कम दिख रही थी, आजकल तो AI का जमाना है, कोई भी जवान हो जाता है। तो उसने कहा कि भगवान राम हिरण का मांस खाते थे। उन्होंने कहा ये कितने, हमारा युवा कैसे भ्रमित है। निश्चित रूप से भ्रमित है, क्योंकि वो मैक्स मूलर की संतान है, जिसने कभी काल और परिस्थिति और वेद और उसकी कालावधि को तो गिन सकता है, लेकिन उसको मर्म को नहीं समझता। राम राजपुत्र थे, राजा थे, और क्या करते थे, प्रत्येक राजा का धर्म था। उस समय अनेकों कहानियां थी। वो मृगया के लिए जाते थे। मृगया, अब ये मृगया क्या है? शाब्दिक अर्थ में मृगया का अर्थ होता है हिरण। और जब राम जैसे व्यक्ति की, जिसका जीवन ही पूरी तपस्या में गया है, उसका अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। मृग इंद्रियों को कहा जाता है, इंद्रियों को साधने वाला मृगेंद्र। हम भी हिरण का वध करते हैं, अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, समन करते हैं। शोध, अनुकरण, विषय वहां से उठाना, अनुसंधान अपना करना, अपनी चेतना को जागृत करना और उसके आधार पर निष्कर्ष देना जो काल और परिस्थिति के अनुकूल हो। जब आज चारों ओर से सनातन परंपरा पर आक्रमण किया जा रहा हो, नैरेटिव गढ़ करके, उस समय अगर आप ऐसे विषय लेकर के चल दें और उसमें पूरी राम कथा को ही आप बिना मर्म समझे उसको पलट दें, तो शोध नहीं हो जाएगा, वो बोध नहीं होगा, वो तो व्यर्थ का एक परिश्रम होगा बस। इसलिए संक्षेप में मेरा ये कहना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आचरण की परंपरा है, व्यवहार की परंपरा है। वो शब्दकोश नहीं है, वो ग्रंथ नहीं है। इसीलिए वहां पर श्रुति और स्मृति हैं जो लगातार एक दूसरे से चली आई हैं। इसको हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब शोध तो विश्वविद्यालयों में होता, बड़े बड़े जो नैमिषारण्य में था, जो साहित्य संगम में था, जो तिब्बत में था, जो ज्ञानगंज में हो रहा है, उसको हमको यहाँ लागू करना है। इसलिए आज यहाँ संख्या बल में कम होंगे लोग, लेकिन ये विचार नीचे तक उतरना चाहिए, चर्चा में आना चाहिए, जाना चाहिए। ये कोई मेरा दिया हुआ विचार नहीं है, मेरे दिए हुए तर्क नहीं है,
ये परंपरा से प्राप्त विचार हैं जिनका मैं आगे अग्रसर करने वाला हूं। क्योंकि देखो इससे बड़ा नुकसान होता है, आप कह दोगे डॉक्टर उमेश सिंह आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, ऐसा नहीं। इसके 2 उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ठीक से समझना परंपरा कैसी होती है ज्ञान की। आपके यहाँ भी श्लोक लगा होगा तमाम कई जगह, और उसमें लिखा रहता है, स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा वाक्य लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, और नीचे लिखा रहता है स्वामी विवेकानंद। अगर आप कहोगे कि उमेश सिंह ने ये कहा तो आप वही गलती करोगे जिसने विवेकानंद के साथ खिलवाड़ किया। वो विवेकानंद का वाक्य नहीं है, वो उपनिषद का वाक्य है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निस्तादुरत्या। वो कैसा वाक्य है? तो छुरे के धार के चलने जैसा है, उठो जागो फिर चलो। वैसे उल्टा पुल्टा है, पहले आदमी जगता है फिर उठता है फिर चलता है। यहाँ उल्टे लिखा हुआ है, उत्तिष्ठ जागृत, पहले उठो फिर जागो फिर चलो। तो इसको हमने छाप लगा दी कहाँ? विवेकानंद पर। परिणाम क्या निकला? हम उपनिषद से वंचित हो गए। हमने खोज ही नहीं की, शोध ही नहीं किया। हमको रटा रटाया एक वाक्य मिल गया, स्वामी विवेकानंद ने कहा, और हम टीपते जा रहे हैं उसको। एक बड़े प्रोफेसर का मेरठ से आलेख आया मेरे पास, मैंने उस प्रश्न चिन्ह लगा करके उसको लौटा दिया। तो ये बात समझने की जरूरत है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी, सत्य के प्रयोग किए होंगे उन्होंने, पर वो अहिंसा आई कहां से? महात्मा गांधी से कई सौ वर्ष पहले, ईसा के 6वीं शताब्दी में जैन महावीर, तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। उसके पहले हमारे वेदों में अहिंसा की बात आई है, उपनिषदों में अहिंसा की बात आई है। हमने महात्मा गांधी का लेवल लगा करके एक मील का पत्थर रख दिया, वहां से हम पीछे झांकना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए किसी को उद्धृत करिए, किसी भी लेखक को उद्धृत करिए, उसके मूल में जाइए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है तो कहां से कहा है? आपको मालूम है सत्यम शिवम सुंदरम पर रामचंद्र शुक्ल की कितनी आलोचना हुई थी। तो ये जो सारा विषय है, अगर हम आप इसको ठीक से नहीं समझते, सौभाग्य से आपके इस चित्र लगा हुआ है, या दाहिनी ओर बाईं ओर देखिए, किसका चित्र है? जिनको हमने भगवान बना दिया, रजनीश का, यही के हैं। अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत मेधा, तर्क की पराकाष्ठा में जाना है, विषय के मूल में जाना है, तो इससे बड़ा आधुनिक ऋषि आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में आज। ऐसी अद्भुत मेधा है। बोध था उनको, बोध था, शोध के साथ बोध था। इसलिए अगर आपको शोध से बोध तक की यात्रा करनी है तो अंतरण से अनुसंधान का मार्ग चुनना होगा। बीच के मील के पत्थरों को आप स्वयं मील का पत्थर बने, ऐसा ना हो तो वहां से एक निरंतर, क्योंकि पश्चिम यही कर रहा है। पश्चिम का चिंतन कैसा है? एक के ऊपर एक ऐसा ईंटा रखा हुआ है, एक ईंटा दहा दो सारे ईंटे गिर जाएंगे। भारत का चिंतन कैसा है? सर्पाकार है, एक छोर से दूसरा छोर ऐसे गोलाकार, अखंड ब्रह्मांड नायक। पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण मिटा दो, पूर्ण से पूर्ण निकाल दो, पूर्ण ही रहेगा। ऐसा भारतीय चिंतन जो हमको ऋषियों से मिला है, उसको करते हुए और शोध से अनुकरण, अनुकरण से अनुसंधान और फिर बोध को प्राप्त करेंगे, तभी इस भारतीय ज्ञान परंपरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हम ठीक से आगे तक प्रचार और प्रसार कर सकेंगे, आगे की पीढ़ी को दे सकेंगे। आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।